अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, ये क्या हिकमत है, आप लंदन में होते हैं तो पाकिस्तान में सियासी हलचल होती है, अब आप कराची बैठे हैं तो लाहौर, तख्ते लाहौर इस वक्त लरज़ रहा है, भूचाल बरपा हुआ है। इसमें क्या राज है और आप इतने मुतमईन क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं हमेशा से मुतमईन था, क्योंकि मेरी चिड़िया बड़ी मुतमईन होती है, तो फिर जाहिर है मैंने भी मुतमईन होना है। अच्छा, लेकिन इस वक्त आप पूरे सुकून में और इधर पंजाब में बहुत बेचैनी है। पीर का दिन था और जैसे जंगल में मंगल हुआ पड़ा था। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो असाबी जंग एक अरसे से चल रही है उसमें अब शिद्दत आती जा रही है। बिलावल पंजाब से होते हुए, लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ गामजन है और 24 घंटों का अल्टीमेटम देकर बैठे हैं। तो दूसरी तरफ अलीम खान साहब जो कि एक अरसे से खामोश थे, इस बैक विद अ बैंग, वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी हुई है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो तो हम बाद में नाजरीन को सुनवाएंगे और उस पर आपका तबसरा भी जानेंगे, लेकिन सेठी साहब आपका क्या कहना था इस बारे, वो ज़रूरी है प्रोग्राम में शामिल करना। जी, जहांगीर तरीन साहब की तरफ तवज्जो रखिए जी। चौधरी साहब की तरफ अपनी एक हद तक ठीक है, मगर असली बात जो है वो जो चाबी है वो जहांगीर तरीन के पास है। मगर मैं ये आपको कह दूँ कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे। आखिरी जुमला आपने बहुत ज़ोर दे के कहा कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है, इनको मनाने के लिए टास्क दे दिए गए हैं, वो तो एक अलग बात। सेठी साहब, ये जो मिशन जहांगीर तरीन और मिशन अलीम खान है, ये माइनस उस्मान बुज़दार के लिए है या माइनस इमरान खान के लिए है? पंजाब में क्या होने जा रहा है? यह बहुत अच्छा सवाल है कि माइनस बुज़दार है या माइनस इमरान खान है। देखिए, गेम तो है माइनस इमरान खान की। जब माइनस इमरान खान हो जाएगा तो फिर उसके बाद बहुत से और माइनसेस होंगे और फिर प्लसेस भी होंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, ज़ाहिर है इनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पंजाब में ही है। चौधरी हजरात का भी पंजाब में ही है और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट का भी पंजाब में ही है। वो काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिशमेंट कह रही है इमरान खान को कि बुज़दार साहब को तब्दील करें, बड़ी करप्शन हो रही है, बड़ी गलत किस्म की हुकूमत आपने लगाई हुई है, बड़ी बेइज्जती हो रही है और आपकी बेइज्जती के साथ साथ हमारी हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि हम इनको लेके आए हैं, हम इनके सतून बने हुए और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, इसको तनकीद नहीं इसकी होनी चाहिए। तो इसीलिए जब से तनकीद होनी शुरू हुई इस इदारे की, क्योंकि उनका ताल्लुक़ इमरान खान साहब के साथ था, तो पहले तो वो डिनाई करते रहे कि नहीं हम नहीं है। फिर एक ज़मा वक्त आया कि इमरान खान साहब को संभालने के लिए और मजबूत करने के लिए फिर ये बात शुरू हो गई, सेम पेज। फिर एक वक्त आया कि वो सेम पेज फटने लगा और छुपाया भी नहीं जा सकता था, बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गए दरमियान में। तो इसलिए अब आपका सवाल देते हुए अब फैसला तो हो गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बेल आउट नहीं करेगी। उनको कहा गया कि अब हम किसी का सतून नहीं है, आप अपना ख्याल करें, कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ना से, हम बहुत बदनाम हो गए। अब खान साहब को आग लगी हुई है, तड़प रहे हैं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए या उसके हिदायत के ऊपर वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, अब उनको पता चल गया कि हम अब आज़ाद हैं, अब हमने अपना सोचना है। और अपना क्या सोचना है? अपना यही सोचना है कि आगे इलेक्शन आ रही है और इलेक्शन के अंदर जो लोग PTI के साथ रहेंगे उड़ जाएंगे। तो अब सब ने अपने पर हिलाने शुरू कर दिए और अपना सोचना शुरू कर दिया कि क्या करें। इसमें बहुत से लोग हैं जो कि समझते हैं कि वो स्पेशली MNAs जो हैं, क्योंकि पहले ही ख्याल ये है कि इस्लामाबाद में कुछ ना कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, तो उन्होंने सोचा ये कि अगर इलेक्शन ही होनी है, आज जल्दी हो या थोड़ी देर के बाद हो, हमने तो PTI के टिकट के ऊपर तो खड़े नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपने इशारे करने शुरू कर दिए हैं PDM को कि हम आपके साथ हैं। मगर साथ साथ अब ये जो प्रोविंशियल असेंबली है यहाँ पंजाब की, क्योंकि गेम इलेक्शन तो पंजाब में होनी है, जहाँ जो पंजाब जीतेगा वो नेशनल असेंबली भी जीतेगा। तो इसलिए अब यहाँ भी हाथ पैर लोगों ने मारने शुरू कर दिए और उसमें जहांगीर तरीन साहब, मैं पहले दिन से कह रहा था कि बड़े प्लेयर्स होंगे। और अलीम खान साहब तो आपको पता ही है कि कुछ अरसे से, पिछले साल कम से कम 1.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कह रही है कि अलीम खान साहब को बनाए चीफ मिनिस्टर। वो कारोबारी आदमी हैं, कॉम्पिटेंट आदमी हैं और वो चला लेंगे आपकी हुकूमत और आपको भी बचाएंगे, हमें भी बचाएंगे। मगर खान साहब नहीं माने। खान साहब नहीं चाहते थे कोई भी पंजाब के अंदर उनकी जमात से कोई लीडर बने, क्योंकि कोई जो भी पंजाब का लीडर बनेगा वो फिर उसका ख्वाहिश होगी कि मैं इस्लामाबाद भी एक दिन पहुँचूँ। तो इसीलिए खान साहब ने कमज़ोर से कमज़ोर तरीन और जिसके कोई पॉपुलैरिटी नहीं है ज़ाती तौर पे नहीं,
और उनको लगाया चीफ मिनिस्टर, ताकि उनकी कोई शोहरत ना बने, कोई अहमियत ना बने, और इस्लामाबाद से लेके वो पंजाब को चला सके और अपने हाथ में रखे पंजाब को। मगर वो चला नहीं ना, ये काम चलता नहीं है ऐसे। नवाज शरीफ साहब ने तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले किया था, कोई ख़तरा नहीं था कि ये अगर बनते भी हैं तो कोई बात नहीं, भाई है मेरा। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दयानतदारी के साथ पंजाब को चलाया और शोहरत दिलाई और प्रोजेक्ट्स किए, जिसकी आज उनको फल मिल रहा है। सो इसलिए अलीम खान साहब अब बाहर आ गए हैं। अलीम खान साहब का ये ख्याल है कि वक्त आएगा, आज नहीं कल, जबकि सोचना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर या तो नून लीग की क़यादत आएगी, पीपल्स पार्टी की तो आ नहीं सकती, या पीटीआई से ही कोई क़यादत बनेगी। आज तक जो बात चलती रही है वो यही चलती रही है कि चौधरी हजरात जिनके पास 8-10 लोग हैं, शायद यही एक मेन कंटेंडर है और शायद इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं का साथ देगी। मगर चौधरीज़ के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी नून लीग की तरफ से अपोजिशन भी है। तो मेरा ख्याल है ये अब सोचा अलीम खान ने कि मेरा एक चांस बन रही है, तो मैं क्यों ना गेम में आऊँ, और मेरा अलायंस जो है मैं जहांगीर तरीन से करूँ, जिसके पास इस वक्त सदर्न पंजाब के MNAs और MPs उनके हाथ में हैं, और उनकी एक शोहरत भी है कि उनकी करीबी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अलीम खान साहब के ख़ुद बड़े तल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मेरा ख्याल है ये अलीम खान ने और जहांगीर तरीन ने आपस में ये फ़ैसला किया कि इस वक्त बाहर आ जाएँ और जितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं करें। अब अलीम खान साहब का दावा है कि वो 30-40 लोग के करीब उनके पास MPs हैं जो कि उनका साथ देंगे। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी 10, 15, 20, 30 होंगे, तो 70 ये हो जाते हैं। अब 70 के साथ ये ठीक ठाक क्लेम कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर किसी स्टेज पे बुज़दार की छुट्टी करानी है, जो कि अब हो जाएगी, जैसे इमरान खान की होती है तो बुज़दार की हो जाएगी, तो बुज़दार की अगर छुट्टी होती है तो ये क्लेम करेंगे कि हम PTI के लोग हैं, हम एक नई PTI की हुकूमत बनाते हैं बुज़दार के ख़िलाफ़। तो बुज़दार के ख़िलाफ़ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, और उसके बाद यही चौधरीज़ और ये सारे मिल के अलीम खान की हुकूमत चलाएँ। मगर उसका प्रॉब्लम ये होगा कि नून लीग बैठी है। अगर नून लीग इस्लामाबाद में बैठी होगी उस वक्त, तो फिर नून लीग पंजाब को तोड़ सकती है, और यही लोग जो कि आज अलीम खान के साथ हैं या जहांगीर तरीन के साथ हैं, ये किसी न किसी स्टेज पे ये भी बगावत कर देंगे, क्योंकि पंजाब चल नहीं सकता इस्लामाबाद के बगैर। तो सब फिर उस वक्त यही सोचेंगे अगली इलेक्शन का, और नून लीग के साथ ही सारे बैठ के अपने मज़ाकरात करेंगे। मगर शॉर्ट टर्म में ये अपने स्टेक्स को बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, पहले सिर्फ जहांगीर तरीन की बात होती थी, अब अलीम खान साहब की भी बात हो गई। वो पहले अलग अलग होती थी, अब इकट्ठी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में बहुत बड़ी थ्रेट है इमरान खान को, तो इस वक्त पंजाब में अंदर भी बहुत बड़ी थ्रेट डेवलप हो रही है। अच्छा, लेकिन सिटी साहब, पस मंज़र में भी तो बहुत कुछ चल रहा है। जैसे पिछले हफ्ते आपने कहा था कि पसे पर्दा कुछ ऑफ़र्स की जा रही हैं कि जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। ये कि अभी आपने जो फरमाया उसके मुताबिक तब्दीली मरकज़ से आएगी पहले, उसके बाद पंजाब का रुख करेगी, और ये कि आइन जो है हरूफ तहजी में आइन, वो आइन से चेंज हो सकता है, यानी उस्मान बुज़दार साहब की जगह अलीम खान साहब वज़ीर आला बन सकते हैं, चाहे वो आर्जी तौर पर ही बने। अलीम खान साहब से मुस्लिम लीग नून की क़यादत के भी राबतों की इत्तलात है। अगर ऐसी कोई चेंज आती है तो उससे मुस्लिम लीग नून की तायीद हासिल होगी? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है एक चीज़ से। मेरा ख्याल है अब जब ये इकट्ठे हो गए जहांगीर तरीन और अलीम खान, जहांगीर तरीन के तो कोई तल्लुकात नहीं रहे इमरान खान के साथ, मगर अलीम खान साहब के हैं। ये ऐन मुमकिन है कि अलीम खान साहब इमरान खान के पास जाएँ और कहें देखें अभी भी मौका है, मुझे चीफ़ मिनिस्टर बनने दें, बुज़दार को तब्दील करें। मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूँ इसी जमात से, मैं चीफ़ मिनिस्टर बनता हूँ और आपके लिए PTI की हुकूमत बरकरार रहेगी। कम से कम हम मोर्चे डाल के हम बैठे रहेंगे पंजाब के अंदर। अब अगर इमरान खान साहब उसे कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो बुज़दार को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो नून लीग के पास जाएँ और उनसे कहें जी ठीक है आप हमें सपोर्ट करें। हम नून लीग कहेगी नहीं आप हमें सपोर्ट करें, तो फिर उस वक्त उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात होंगे कि अगर इनको सपोर्ट करना है तो फिर अच्छा ठीक है आपको हम सपोर्ट करते हैं, मगर आप फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें पंजाब के अंदर भी। और अगर नून लीग को सपोर्ट करना है तो ये कहेंगे फिर हमें भी कोई अकोमोडेशन करें आगे, हमें भी सीट्स दें नून लीग के अंदर वगैरह वगैरह, इस किस्म की बात होगी।
तो अभी अलीम खान साहब जो हैं इन्होंने अपना एक जैसे कहते हैं ना वज़न बढ़ाया है आगे नेगोशिएट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने अनाउंस नहीं किया अभी कुछ, सिर्फ यही कहा है कि हमारे पास बंदे हैं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आएगी तो फिर हम अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। तो ये हो सकता है कि ये इमरान खान साहब के पास जाएँ और कहें कि आपकी छुट्टी होने वाली है, तो ये ना हो कि फिर पंजाब हुकूमत भी आपसे जाए, ये अच्छा वक्त है कि आप इंटरनल चेंज कर दें, मुझे इजाज़त दें, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूँ, बुज़दार साहब को कहें वो हटते हैं, मैं लेके फिर आगे मुज़ाकरात करूँगा या मैं मोर्चे को डिग आउट कर लूँगा। तो इस किस्म की बात हो सकती है। ये भी तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पहले इस्लामाबाद में कामयाबी होगी PDM की या अलीम खान और इमरान खान उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब बुज़दार की छुट्टी करा देंगे और अलीम खान के ऊपर हाथ रखेंगे। मगर जो भी करेंगे अलीम खान साहब और पंजाब और जहांगीर तरीन ये अब इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े रहेंगे और वो जल्दी फ़ैसला होगा। शॉर्ट टर्म में खड़े रह सकते हैं चीफ़ मिनिस्टर बनने के लिए या थोड़ी सी टाइम गेन करने के लिए, मगर मीडियम टर्म में नहीं खड़े हो सकते। और इमरान खान साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो सपोर्ट करते हैं बुज़दार का हटना और अलीम खान का बनना, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी क्लाइम डाउन होगी, बहुत बड़ी शिकस्त होगी। 4 साल हो गए वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि बुज़दार को नहीं हटाना, बुज़दार को नहीं हटाना, बुज़दार को नहीं हटाना। 2 दफ़ा अलीम खान साहब ने ट्राई किया है, फिर उन्होंने अलीम खान साहब के ऊपर नैब छोड़ दी, फिर अलीम खान साहब को अंदर जेल में डाल दिया, फिर ये बाहर निकले, सलाम दुआ ये माफ़िया मांगी, और अब फिर अलीम खान साहब बाहर निकले हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ द एंड हैज़ अराइव्ड, शुरू हो गया है खात्मा इमरान खान की हुकूमत का। अच्छा, तो सेठी साहब जो पिछले कुछ अरसे से ख़बरों में थे चौधरी बरादरान चौधरी ग्रुप, वो मशवरे भी दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि सियासी फ़ैसले लेने में पहल करें और जल्दी करें क्योंकि वक्त आपके हाथों से खिसकता जा रहा है। अलीम खान साहब की एंट्री ने क्या चौधरी ग्रुप की अहमियत कम कर दी, उनका वज़न कम कर दिया? ये आप सही कह रहे हैं कि चौधरीयों ने थोड़ा देर कर दी और इसलिए अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने अपने एक स्टेक्स बना लिए हैं। अब मेरा ख्याल है मेन प्लेयर्स चौधरी नहीं होंगे, अब मेन प्लेयर जहांगीर तरीन होगा पंजाब में। और अब जो चौधरीज़ को बैठ के जहांगीर तरीन साहब की बात करनी पड़ेगी, और शायद ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो पंजाब नून लीग के हाथ ही जाएगा, जो मर्ज़ी कर लें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और जब फेडरल गवर्नमेंट नून लीग के पास होगी तो पंजाब ज़रा देर अकेला खड़ा नहीं हो सकता या किसी और जमात के पास रह नहीं सकता। फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत से वसाइल होते हैं जिसकी, और अगर उनके पास अभी भी बड़े क्लोज वोट्स हैं, उनके लिए लोगों को तोड़ना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और अलीम खान साहब को भी इस बात का पता होगा, इसलिए मैं समझता हूँ जैसे ही अगर वो चीफ़ मिनिस्टर बनते हैं ये इंटरिम पीरियड में, तो वो फ़ौरन नून लीग के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर देंगे। तो पंजाब की सतह तक आप कितना टाइम देते हैं? 8 या 9 तारीख को कहा जा रहा था कि मरकज़ में आ सकती है तहरीक अदम एतमाद। पंजाब की सतह पर चेंज जहांगीर तरीन साहब की वापसी से मशरूत है? जी हाँ, ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब वापस आएंगे, बात आगे बढ़ेगी। ये देखेंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कि किस किस रफ्तार से वहाँ PDM बढ़ रही है, और फिर ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब किस मूड में है, क्या वो पंजाब में फौरी तौर पे तब्दीली एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सारे के सारे नून लीग के साथ कोई ना कोई समझौते कर लेंगे। ठीक है, तहरीक अदम एतमाद फैशन में है और हम देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप्स की तादाद में इजाफा होगा और अपना अपना वजन बढ़ाने की इस वक्त कोशिश हो रही है। पंजाब में नए सियासी महाज की ओपनिंग के ऊपर सेठी साहब से हमने राय जानी, लेकिन इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि उनकी तैयारी है पूरी और अपोजिशन कह रही है उनके नंबर्स हैं पूरे। तो आने वाले दिनों में कौन पहले पलकें झपकेगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सेठी साहब से जानेंगे। वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान साहब मेलसी पहुंचे और वहां जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भी दी कि अगर तहरीक की नाकामी हुई तो उसके बाद मैं जो आपके साथ यानी ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए काम मैं करूंगा। क्या ऑपोजिशन उसके लिए तैयार है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 100% कामयाबी का यकीन मौलाना फजलुर रहमान को है और उनका ये कहना है कि आइंदा 48 घंटों में या उससे पहले भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी 24 घंटों के अल्टीमेटम पर आ चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को अल्टीमेटम दिया। सेठी साहब, क्या देख रहे हैं आप, कब तक तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बिलावल जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे एक मीटिंग होगी, वहाँ जलसा होगा और उस जलसे पर मेरा ख्याल है ऐलान करेंगे कि ये कब रिक्विजिशन कर रहे हैं असेंबली को। जब असेंबली को रिक्विजिशन करेंगे उसके बाद फिर वो आइनी सिलसिला शुरू हो जाता है
कितने दिन के अंदर स्पीकर ने असेंबली को बुलाना है, कितने दिन के अंदर असेंबली के अंदर वोट लेना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसमें जो मसला ये है कि इनके पास रिक्विजिशन करने के लिए तो कोई 70 के करीब वोट चाहिए, वो तो इशू नहीं है, वो तो इनके पास ऑलरेडी इन्होंने साइन करके रखे हुए हैं। उसके बाद इनको चाहिए फिर 172, 73, 180 के करीब पक्का करने के लिए। मगर जैसे सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान गंद डालना चाहें तो स्पीकर जो है वो बहुत कुछ गंद डाल सकता है। मैं गंद इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई गैर आइनी चीज़ होती है तो उसको मैं गंद ही कहूँगा। अब सवाल ये है कि स्पीकर कोई रूलिंग दे देता है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस रुक जाता है या रुकावटें उसके रास्ते में कर देती हैं, तो ये गैर आइनी है। आइन बड़ी क्लियर है कि किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए जब इस किस्म का सिलसिला शुरू हो जाता है। मगर स्पीकर है। अब स्पीकर जो है अगर उसकी नीयत ख़राब है तो वो हर किस्म की रूलिंग दे सकता है। असेंबली को कॉल करने में देर लगा दे, उसके बाद और कोई रूलिंग कर दे कि जी इतने फ़लाने लोग अंदर आ सकते हैं, फ़लाने नहीं आ सकते, या ये अनाउंस कर दे कि जी जो लोग डिफेक्ट करेंगे उनके वोट्स नहीं काउंट किए जाएंगे वगैरह वगैरह, जो गैर आइनी है। नहीं ऐसी चीज़ मगर प्रॉब्लम यह है कि वो तो बाद की बात है ना, जब उसने ये इस किस्म की कोई रूलिंग दे दी जिसके साथ रुकावट आ गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, और पता लगा कि ये डिलिबरेट है और ये सोची समझी साजिश के तहत इसको रोका जा रहा है और गैर आइनी तरीके से रोका जा रहा है, तो फिर वहाँ शोर शराबा तो होगा, शोर शराबा होगा। और उसके बाद शोर शराबे के बाद स्पीकर साहब भाग जाएंगे और बंद करके दरवाजे और चले जाएंगे, तो फिर अपोजिशन बाहर आएगी। फिर अपोजिशन के पास सड़कें हैं, असेंबली का घेराव है, शोर शराबा है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पे जाना होगा फिर कि जी ये देखें स्पीकर ने क्या किया। और तो मैं समझता हूँ कि फिर आगे हंगामी हालात बन जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट देख रही होगी कि ये आपस में लड़ रहे हैं और गन डाल रहे हैं, और वो देखना ये है कि किस हद तक ये आपस में लड़ते हैं और किस हद तक गन डालते हैं। अफसोस इस बात का है आयशा कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की आइनी सुपरविज़न वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। उन्होंने आज तक जो काम किए हैं हर स्टेज पे उन्होंने कानून ब्रेक किया है और एक अथॉरिटेरियन तरीके के साथ चलाने की कोशिश की है, कभी एक इदारे को, कभी दूसरे इदारे को, कभी गैर आइनी कानून पास कर देते हैं, फिर वो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं, और कभी जो है एक करते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं, कभी धमकियां देते हैं लोगों को अंदर कर देंगे, कभी पीका जैसा कानून पास कर देते हैं। और अदालतें दिन ब दिन ज़्यादा बिजी होती जा रही है, इनकी हर किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात को चैलेंज किया जा रहा है। और तो ये देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब जो है क्या आइन को फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे। आज तक तो जब भी इस किस्म की कोई चीज़ हुई है तो आइन को फॉलो किया गया। जब छुट्टी हुई किसी प्राइम मिनिस्टर की किसी वजह से तो चुप करके घर चले गए और बाहर जाके फिर ऑपोजिशन की। खान साहब का ये मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी के साथ उनको निकाल भी दिया जाए आइनी तौर पर तो वो नहीं निकलेंगे, वो लड़ेंगे। ये उसी किस्म की सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है जो कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद हुई थी। वो जाने को तैयार ही नहीं था, इलेक्शन हार गया था और कह रहा था मैं नहीं, और फिर उसके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल जो कि वहाँ पार्लियामेंट है उसका घेराव किया और वहाँ तोड़ फोड़ की और आ गए, और ऐसे लगता था कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इलेक्शन रिज़ल्ट को नाकाम किया जा रहा है। तो यहाँ भी ये मुमकिन है कि स्पीकर के ज़रिए इमरान खान साहब ऐसी हरकतें करें जिसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, और जब ऐसे होगा तो फिर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री को दावत एक किस्म की मिलेगी टू स्टेप इन। और हमेशा फ़ौज उस वक्त स्टेप इन करती है जब सियासतदान आपस में एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं और कोई रास्ता नहीं निकलता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल उधर जा सकती है अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो उनको अगर आइनी तरीके के साथ निकाला गया तो वो नहीं निकलना चाहेंगे। ठीक है सेठी साहब, ऐसा ही इजहार कुछ ट्वीट्स के ज़रिए भी किया जा रहा है कि 72 घंटों में इमरान खान साहब कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। शेख रशीद साहब ने भी, जैसे आपने कौमी असम्बली के इजलास की बात की, उसकी बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान अगर जीता तो छोड़ेगा नहीं और अगर हारा तो घर नहीं बैठेगा। शेख रशीद साहब का क्या कहना था मुख्तलिफ मामलात के बारे में, पहले वो सुन लेते हैं। मैं पहले आपसे कह रहा था कि ये 23 तारीख को इन्होंने मार्च नहीं करना, और तारीख जो मैं दे रहा था कि ये 10 मार्च को इजलास की रिक्विजिशन देंगे। इसका मतलब है इजलास 15 दिन में, क्योंकि जिस दिन दरख्वास्त दी जाए वो उसमें काउंट नहीं होता, तो ये 25-26 तारीख को इजलास होगा। उसके बाद भी 10 दिन है। शोर किस बात का है?
अच्छा, शेख साहब अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान का सबब बनेगी, इमरान खान साहब और मजबूत होंगे, और जैसे कि वो पहले कहते रहे हैं कि 5 साल इमरान खान साहब पूरे करेंगे। लेकिन शेख साहब थोड़े पसपा इस मकाम पर हुए कि उन्होंने कहा कि हमें ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, तहादियों के अलावा उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। सेठी साहब, आने वाले दिनों में कोई चांस के काबिल कबूल तारीख पर या किसी वक्त पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात हो जाए? मेरा नहीं ख्याल ऐसे होगा। शेख साहब वो कश्ती जो है डूब रही है। पहले शेख साहब कहते थे कश्ती डूबेगी नहीं और हम दूसरी कश्ती को डुबा देंगे। अब अपनी कश्ती डूब रही है तो कहना शुरू कर दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल उसी वक्त आती है जब जिसे उन्हें नज़र आ रहा हो कि आखिर आ गया है, और अब ये शेख साहब शुरू हो गए हैं कहना कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह। और इमरान खान साहब ने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। कभी कराची अब जा रहे हैं, वहाँ GDA के और MQM के लोगों से मिलेंगे। पहले भी इन्होंने ये किया है। पहले याद है आपको कि वो इनके पास आते थे, अब ये उनके पास जा रहे हैं। तो बहुत कुछ तब्दील हो गया ना। अब ये चौधरियों को भी जब मिलने चाह रहे हैं। अब इन्होंने परवेज़ खट्टक को कहा है कि आप हरकत में आ जाएँ और लोगों से मिलना शुरू करें। और उधर उन्होंने सिंध गवर्नर को बुलाया है और उनसे कहा है कि आए जल्दी से आके अलीम खान साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू करें। इस्माइल साहब जी। तो ये बातें अब शुरू हो गई हैं। तो ये हाँ, तो वो बहुत ये कमज़ोरी का इज़हार है ना। ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसे पाकिस्तान की तारीख़ में। जब एक हुकूमत गिरने लगती है और उसको नज़र आता है और कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वो भाग दौड़ करती है और हर किस्म के वादे, झूठे वादे करना शुरू कर देती है, अवाम के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी। मगर जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक वक्त आता है जब पानी सर से गुज़र जाता है। जब पानी सर से गुज़र जाए तो फिर आप जितने मर्ज़ी मुज़ाकरात कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मुज़ाकरात का फ़ायदा होता है पानी सर से जब गुज़रा ना हो। आपको पता हो कि शायद अभी भी हम तैर सकते हैं, मगर यहाँ तो सूरत हाल है पानी सर से गुज़र गया है। अगर ना गुज़रा होता तो ये सूरत हाल ना होती जो आप देख रहे हैं। यही जो आज इमरान खान सोच रहे हैं, अगर 6 माह पहले कर लेते, बुज़दार को तब्दील कर लेते, अलीम खान को बना देते, पंजाब की सूरत हाल को बेहतर हो जाती और इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात कुछ बेहतर हो जाते, तो ये दिन नहीं आना था। मगर अब आप देख रहे हैं कि फिर से ये अभी खबर आज की आई है कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। अगले आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि और भी मुलाकातें होंगी। उसकी वजह यह है कि खान साहब को समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप ज़िद ना करें, आप मान जाएं ये बात या वो बात। अब क्या खान साहब मानते हैं कि नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक वो नहीं मानेंगे। और वो अपने बारे में ये समझता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि मुझे सस्टेन करेंगी या मुझे सर्वाइव करने देंगी। तो वो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे भी, और जब उनकी छुट्टी कराई जाएगी तो उसके बाद वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि वो लड़ते ही रहें। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि उनकी लड़ाई जो है ना उनके जहन में ही है, हकीकत जो है उसके अंदर इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। एक दफ़ा इनकी छुट्टी हो गई तो ये बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे, मगर रियासत के पास इनके ख़िलाफ़ बहुत मवाद है। जो आप देखेंगे कि जब वो मवाद बाहर निकलेगा तो इनके अपने बड़े करीबी साथी भी छोड़ जाएंगे इनको, जो अभी शायद ना छोड़ें। फिर उस वक्त जब ये वाइट पेपर्स शाया होंगे और इनके ख़िलाफ़ केसेस लगेंगे और इनके साथियों को जेलें काटनी पड़ेंगी, तो फिर देखेंगे कि इनके अंदर कितना दम है। ठीक है, इमरान खान साहब जलसे में बहुत एग्रेसिव दिखाई दिए, उन्होंने स्पेशली किस अंदाज में धमकी दी, और शेख रशीद साहब क्या हिंट कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, वो शामिल करेंगे। मैं इनका मुकाबला करूंगा और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? मैं पहले आपसे कह रहा था कि ये 23 तारीख को इन्होंने मार्च नहीं करना, और तारीख जो और कल उसने पैगाम दिया है जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो सारे लोग जो जेलों से किसी ना किसी वजह से बच गए हैं वो फिर कानून के दायरे में होंगे। अच्छा, इमरान खान साहब कुछ अरसा पहले कहा करते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन अब तीसरा हफ्ता है कि कैबिनेट मीटिंग जो है वो मुलतवी हुई है। इमरान खान साहब अब भी अलबत्ता ये कह रहे हैं कि 3 हफ्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। सेठी साहब, कल की स्पीच को कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा किसी को और सुनाया किसी को, फिर शेख रशीद साहब कह रहे हैं शाराए दस्तूर पर झाड़ू फिर जाएगा। हमारा माजी तो यही कहता रहा है कि जब 2 फरीकैन आपस में टकराते हैं तो फ़ायदा तीसरी कुव्वत को होता है। सिचुएशन क्या उस तरफ भी जा सकती है? इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है, इसके लिए तैयार हैं वो? जी हाँ, इमरान खान साहब अपने जहन में हर किस्म की चीज़ के लिए तैयार है।
मगर शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कुछ चीज़ें इतनी ख़तरनाक होती हैं कि आप तवक्को भी नहीं कर सकते, और इनका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो पहला एक्सपीरियंस इनका होने जा रहा है। बाकी जो दो सियासी जमातें हैं उन्होंने बहुत कुछ कमाया और कमाया, और फिर उसके बाद बहुत मुसीबतें भी उनकी। ठीक है, इमरान खान साहब के लिए हुकूमत करने का पहला तजुर्बा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पहली बार इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं। इमरान खान साहब प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं और ब्लैकमेल नहीं होते। सिचुएशन बहुत दिलचस्प है और इस हवाले से तबसरे का सिलसिला जारी है। सेठी साहब के साथ बात करेंगे ब्रेक से वापस आके। वेलकम बैक। सेठी साहब, इमरान खान साहब के पहले तजुर्बे की आप बात कर रहे थे। इमरान खान साहब का ये पहला तजुर्बा है, लेकिन इस पहले तजुर्बे के हवाले से जो अब एक कॉन्स्पिरेसी गर्दिश कर रही है, जिसको शहबाज गिल साहब ने भी हिंट किया है कि ये इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड तहरीक अदम एतमाद है और इमरान खान साहब के खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही है। इमरान खान साहब ने कल के जलसे में यूरोपीय यूनियन के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार किया, और उसके बाद आज उनको फ़ोन भी आ गया यूरोपीय यूनियन के सदर का, जिसके बारे में फवाद चौधरी का ये बताना है कि उन्होंने इमरान खान साहब को सालसी का कहा है रूस और यूक्रेन के दरमियान। खारिजा पॉलिसी को इस तरह से खिताब का हिस्सा इमरान खान साहब ने क्यों बनाया, क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनवाएंगे। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? सेठ साहब, ये बातें शायद ज़्यादा बेहतर होता है जब आप हुकूमत बैठी होती है, अपने इजलास या खारजा पॉलिसी तय करी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी तय करी होती है, तो वहाँ की जाएं। लेकिन आपको इससे भुट्टो साहब ज़रूर याद आए होंगे जिन्होंने ख़त लहराया था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। इसके नताइज क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब ने जो कहा? आपने अच्छा किया कि थोड़ी तारीख़ का हवाला दिया। 1977 में जब एक तंजीम चल रही थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि मार्च अप्रैल में जब इलेक्शन हुए थे तो भुट्टो साहब ने इलेक्शन रिगिंग की थी, जब उसको मुस्तरद कर दिया था उस वक़्त की अपोजिशन ने। फिर एक मुहिम चली थी उनके ख़िलाफ़ और पिंडी के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने उनकी रेजिग्नेशन मांगी थी। और पहले उन मुज़ाकरात का मांगा, भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात रिजेक्ट कर दिए। फिर उन्होंने रेजिग्नेशन के आ गए भुट्टो साहब ने, जब वो भी रिजेक्ट किए, आखिरी स्टेज जब आई तो उस स्टेज पे फिर मुज़ाकरात ये मुज़ाहरे शुरू हो गए थे पिंडी के अंदर, राजा बाज़ार में। तो भुट्टो साहब को नज़र आ रहा था कि अब मेरा आखिर है। तो भुट्टो साहब ने जब ऐसे हुआ तो उन्होंने जेब से ख़त निकाला, जो कि उस वक़्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साइरस वैंस यूएस, उन्होंने लिखा था भुट्टो साहब को कि देखिए हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके हमें बताएं कब आप हमारे साथ नेगोशिएशंस करेंगे या बातचीत करेंगे। उस वक्त 2-3 इश्यूज़ चल रहे थे जिसमें से वो बातचीत करना चाह रहे थे। तो भुट्टो साहब ने वो ख़त निकाल के बहुत बड़े जुलूस के सामने कि देखो ये अमेरिका जो है मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे ये कह रहा है ये करें, मुझे ये कह रहा है वो करें, हालांकि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वो मुज़ाकरात की बात थी उसके अंदर। इसी किस्म की चीज़ भुट्टो साहब ने एक यूनाइटेड नेशंस में की थी, जहाँ पे एक पोलिश रेजोल्यूशन था कश्मीर के ऊपर, और जब कि जंग हुई थी और ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और उस वक़्त उन्होंने उसी किस्म की चीज़ वहाँ भी हवा में घुमा के और फाड़ दी थी, जिसके अंदर कहा कुछ किया था, लिखा कुछ था। तो ये जो है ना पॉपुलिस्ट किस्म के लीडर्स, जो जब उनके वक्त आ जाता है जाने का तो वो फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं। और हमारी जो आवाम है उनमें यंग लोग बहुत हैं जिन्हें तारीख़ का पता नहीं है, और वो यही समझते हैं कि अमेरिका एक साम्राज्य है और अमेरिका बड़ा ये है और अमेरिका बड़ा वो है, और हर बात जो है वो पता नहीं हिलता पाकिस्तान में अमेरिका के बगैर, और अमेरिका साजिश कर रहा है, पहले भी की थी अब फिर साजिश कर रहा है। दरअसल हकीकत ऐसे नहीं होती। ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये उस वक्त इस किस्म की बातें करते हैं जब उनका वक्त आ जाता है जाने का, और वो फिर आवाम को गुमराह करते हैं कि ये क्या है, एक साजिश हो रही है। और ये साजिश की थ्योरी जो है ना ये हमेशा होती है जब भी कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो। और ये लोग अब PTI वाले काफ़ी अरसे से ये एक पूरा बयानिया बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये बयानिया बनाना 3 माह पहले शुरू कर दिया था। आपको याद होगा जब सबसे पहले दफ़ा इन्होंने उस इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो मेरा तबसरा उस वक़्त आपके सामने ये था कि ये इन्होंने एब्सोल्युटली ये
ये नोट कहा है, और आप देखिएगा इनके जो जवान नौजवान तबका जो इनके साथ है वो बड़े खुश होंगे कि लो जी अमेरिका ने ठुठू दिखाता है, एब्सोल्युटली नोट करता है। और ऐसे ही हुआ, बड़ी इनको ट्वीट शीट्स इनके हक में हुई, और क्योंकि बेचारों को पता नहीं है कि ये सब ड्रामाबाजी हो रही है एब्सोल्युटली नोट की। बहरहाल उसके बाद फिर इसी किस्म की हरकतें होती रहीं कि जी वो एंथनी ब्लिंकन जो हैं उनके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो तो यूजलेस आदमी हैं, जो बाइडन भी इसको कुछ पता नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये अपनी पॉपुलैरिटी अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बढ़ाने के लिए, जो एंटी अमेरिकन कंस्टिट्यूंसी है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी बातें शुरू की। जब उन्हें नज़र आ रहा था कि उनका खात्मा अब बस महीनों की बात है, तो उन्होंने ये सारा कुछ शुरू कर दिया। ये जब रूस गए हैं तो बिल्कुल यही सोच के गए वहाँ। इनको इस्टेब्लिशमेंट ने भी और फॉरेन ऑफिस ने कहा था मत जाएं, इस वक्त सूरत हाल ठीक नहीं है, ये बड़ा गलत टाइम है वहाँ जाने का। इन्होंने फिर भी यही फ़ैसला किया कि मैंने वहाँ जाना है, और ये वहाँ गए। इनको मिला कुछ नहीं वहाँ से। व्लादिमीर पुतिन जो थे वो तो बड़े खुश हुए कि चले एक बंदा जो है वो तो आ गया मेरे पास, अब मगर दिया कुछ नहीं इनको। उसके बावजूद ये वापस आके इन्होंने बड़े लंबे चौड़े छिक्के चौके मारने शुरू कर दिए कि हमें गैस मिलेगी और हमें गंदम मिलेगी वहाँ से, हालांकि ऐसी कोई मुआहदा नहीं हुआ, बिल्कुल सरासर झूठ था। और ये इस किस्म की बातें शुरू कर दी, जिसकी वजह से फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा शायद ये तो अब बिल्कुल गोद में जाके बैठ गए हैं। तो उन्होंने फिर थोड़ी बहुत जब तनकीद की तो इन्होंने वो इस्तेमाल करके अब ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी का हवाला देना शुरू कर दिया है। अब ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कुछ कहा। तो इनसे ये कोई पूछे क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से ये कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं, और ये वही है। अगर इनको निकाला जाता है या ये निकल जाते हैं आईनी तौर पर, तो ये बाहर जाके दो बातें करेंगे। एक तो ये कहेंगे कि मुझे गैर आईनी तरीके से निकाला गया, जैसे इन्होंने 35 पंचर के झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और इलेक्शन रिगिंग के झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और दिन रात ये बात की थी। इसी तरीके के साथ अब आके ये कहेंगे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे अमेरिका ने निकाला है, और हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी ये सियासी जमातें हैं ये सारी प्रो अमेरिकन है, और इसलिए मुझे तो अमेरिका ने निकाला है। मगर बात यह है कि ये कहने से काम नहीं चलता ना। अब ठीक है, कुछ लोगों को आप कुछ हद तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर सबको हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी गलत फहमी है। ये जो सारा वक्त कहते हैं कि मैं बड़े ख़तरनाक ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैंने आपको पता नहीं है अगर ये आपका वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कामयाब ना हुआ तो मैं ये कर दूँगा, आपको पता नहीं है मैं ये कर दूँगा। अरे भाई, आपने क्या नहीं किया? आपने अपोजिशन को जेलों में डाला, आपने क्या नहीं किया? मीडिया के ऊपर जो तशद्दुद किया और जो धमकियां दे रहे हैं, तो रह क्या गया है? तो अब और क्या कर लेंगे आप? अब तो आप इंतज़ार करें। जो इस मुल्क की तारीख बताती है कि जब इस तरीके के हालात हो जाते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है या एक हुकूमत की छुट्टी कराई जाती है, और तो फिर वो हुकूमत को उसका निपटना पड़ता है उसके बाद जो कुछ होता है। क्योंकि जिनको निकाला जाता है वो उनको फिर हीरो नहीं बनाया जाता, वो अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं, मगर उनके खिलाफ फिर ठीक ठाक केसेस बनते हैं और उनके लोगों को जेलें काटनी पड़ती है या जलावतनी काटनी पड़ती है। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर ने भी ये काटा है, ये सारा कुछ नवाज शरीफ ने भी ये काटा है, मगर उसके बावजूद वो वापस आते हैं। अब इमरान खान साहब को भी ये काटना पड़ेगा, और देखना ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है और वो नाकाम हो जाती है आवाम के मसले हल करने में, उनको 5 साल मिलेंगे, अगर नाकाम हो जाते हैं तो फिर खान साहब को ज़िंदगी फिर एक दफ़ा मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अगर खान साहब ने वही हरकतें की कि जी इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ करके रखा हुआ और आवाम को भी नाराज़ रखा, तो फिर ये वापस भी नहीं आएंगे। बहुत से महाज इमरान खान साहब खोलने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ जो हमारा तिजारत का हजम है वो कई गुना ज़्यादा है जो हमारा रशिया के साथ है। GSP+ स्टेटस हमें यूरोपीय यूनियन की वजह से मिला है, और इसके अलावा IMF के साथ जायज़ा मुज़ाकरात चल रहे हैं 4 से 11 मार्च तक। हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन को ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, लेकिन क्या इस बयान के नतीजे में पाकिस्तान को कुछ नताइज का भी सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, आपने देख ही लिया FATF में क्या हुआ, उन्होंने आपको ग्रे लिस्ट में ही रखा है, और उसकी वजह यही है कि इस किस्म की जो खान साहब ने जो बातें कही हैं और किया है, जो हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि IMF अब आई हुई है पाकिस्तान और उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये 11 तारीख को या 12 तारीख को ये ख़त्म होगा, फिर एक बयान आएगा। कहना यह है कि IMF इस वक्त थोड़ा
लड़ भी सकती है पाकिस्तान के साथ कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया, वगैरह वगैरह, ये पूरा नहीं किया, ये जो अभी जो शौकत तरीन साहब ने जो इकदाम किए हैं मिनी बजट में, ये जो आखिरी वक्त ये अभी जो किया है, ये आपने कैसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये मुश्किलात तो आएंगी, मगर क्या इस वक्त IMF जो है वो कट कर देगा? मेरा ख्याल है डिले हो सकती है कि देखें फिर अगर हुकूमत बदल नहीं जा रही है और आगे बजट आ रहा है तो फिर इसको मुलतवी कर देते हैं। डिसबर्समेंट जो है ये हो सकता है कि डिसबर्समेंट मुलतवी हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो अभी दे दें, पूरे पैसे ना दें, थोड़े से दे दें ताकि मामला चलता रहे, आगे देखें क्या होता है। और ये भी हो सकता है कि वो फिर सितंबर में अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो वो सारे का सारा प्रोग्राम भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो IMF वापस आ रही है और ये जो अब मुज़ाकरात फिर होने लगे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हर महीने के बाद फिर लड़ाई झगड़े और फिर मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो कंडीशंस लगाई हुई होती हैं वो फुलफ़िल नहीं होती और फिर से एक दफ़ा बातचीत शुरू हो जाती है और फिर तक तकलीफ होती है। और सेठी साहब, इंटरनेशनली तेल की कीमतों में भी इजाफा हो चला है, गंदम की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो रिलीफ पैकेज दिया है वो तो हम देखें कि मज़ीद इकनॉमिक प्रेशर पाकिस्तान के लिए बन रहा है। आप सही कह रही हैं आयशा, इस वक्त तेल $140 पे चला गया पर बैरल। जब ये सारी बातें हो रही थी और बजट्स बन रहे थे, मिनी बजट्स भी बन रहे थे, तो उस वक्त $90 था। तो और गैस भी महंगी हो रही है, अब बाकी चीज़ें कमोडिटीज़ भी महंगी हो रही हैं बिकॉज शॉर्टेजेस शुरू हो गए, ये जो सैंक्शंस लगने शुरू हो गए हैं रूस के ऊपर, और रूस ने फिर वापस सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए यूरोप के ऊपर। तो ये तो अब सारी ग्लोबल इकॉनमी को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़ाहिर है जो गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ तो हालात और बिगड़ने जा रहे हैं। तो खान साहब बेहतर यही है कि इस वक्त घर चले जाएँ और लेट दी ऑपोजिशन को कहें आ जाए, आप डील कर लें, संभाल सकते हैं तो संभाल लें। ये मेरी एडवाइस तो यही होगी कि इस वक्त लड़ाई झगड़े ना करें। लड़ाई झगड़े करके जीत भी जाते हैं तो आवाम इनको नहीं छोड़ेगी। आवाम बड़ी तंग है और आगे और तंगियाँ आ रही हैं और तंगियाँ आ रही है। सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, बहुत क्रिटिकल है और ऐसे में अगर पार्लियामेंट से दोबारा रुजू कर लिया जाए, वहाँ बैठकर बहुत से मामलात के ऊपर तय कर लिया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी आगे बढ़ानी है, तो सेठी साहब ये कह रहे हैं ये खुशाइंद होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं देता, क्योंकि माजी बाईद में भी ऐसा कुछ नहीं हो सका। प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सेठी साहब से कुछ जानना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए इस नंबर पर भेजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।